मैं एक दृश्य दिखाता हूं आपको, भिंड का दिखाना चाहूंगा। भिंड का एक दृश्य देखिए, ये अब से कुछ घंटे पहले निकला और अब तक जब मैं ये डिबेट शुरू कर रहा हूं, जो सूचना है मेरे पास, मेरे से करीब 400 450 किलोमीटर दूर है, वहां से सूचना ये आती है कि अब तक इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई है। दृश्य देखिएगा पहले, फिर मैं करता हूं आगे सवाल और जवाब का सिलसिले की शुरुआत। किसी को दिखाना आगे समझ में बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, तू रेत। देखिए, ये मैं बता दूं दर्शकों आपको और मेरे जो पैनलिस्ट हैं सारे के सारे, ये मामला भिंड का है, मध्य प्रदेश के उस ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र का, जहां इसके पहले रेत चोरी से जुड़ी बहुत सारे घटनाएं, और आपको ध्यान होगा शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में एक आईपीएस को कुचलकर मार दिया गया। उसके बाद लगातार घटनाक्रम आए, और ये जो देख रहे थे आप, मैं एक बार और दिखाता हूं, ये देखिए, एक बार और देखिए, फिर मैं करता हूं आगे बात। एक बार और देखिए इस दृश्य को। किसी को दिखाना आगे समझ में बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, तू रेत। देखिए, मैं बता दूं दर्शकों और मेरे पैनलिस्टों को कि ये बीजेपी के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा है, वो है कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, मेरे नाम राशि हैं, और वहां मामला आपको ध्यान होगा मित्रों, यहां लगातार रेत चोरी के कुछ घटनाएं हो रही, और ये एक कहीं दावा किया जाता है कि कलेक्टर उसे रोकने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ये झगड़ा एसपी वर्सेस कलेक्टर के बीच है। और जो रेत के खनन, अवैध उत्खनन के लिए कहीं कोई ये पूरा का पूरा क्षेत्र बदनाम है, तो उससे जुड़ा भी मामला। और आपको एक और स्मरण कराऊं कि हम ही ने अभी कुछ महीने पहले एक यहां की रिपोर्ट दिखाई थी भिंड की, जहां एसपी असित यादव, उन्होंने बुलाकर अपने कक्ष में, अपना जो एसपी कक्ष है, अपने मातहतों के साथ कई सारे पत्रकारों को पीटा था, जमकर पीटा था। आरोप आक्षेप ये थे कि कुछ पत्रकारों की पेशाब निकल आई थी और बेनथा मारा गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, कुछ पत्रकार उसे ले गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन की मांग की थी, उन्हें यहां से फरार होना पड़ा था, पुलिस पीछे पड़ी, और कई मामले मुकदमे बाद में दर्ज हुए, कहा गया कि ये ब्लैकमेलर जर्नलिस्ट है। इस तरीके का दृश्य था, लेकिन वो सब अपनी जगह है, उसकी जांच, उसकी पड़ताल, हमने नहीं देखा कि भी कुछ निकला हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक ना उस एसपी को हटाया है, ना कोई और बड़ा एक्शन हुआ। अगर ये अफसर गलत है तो इन पे कार्रवाई होनी थी, या वहां और कुछ था वो होना था। लेकिन आज का जो ये दृश्य है बेहद शर्मिंदा करने वाला, जिसमें वो एमएलए साहब सीधे हाथ उठाने की स्थिति में थे, और इसका लंबा वीडियो है, 2 मिनट 5-7 सेकंड का वीडियो, वो देखिएगा तो चौंक जाइएगा आप लोग, क्या क्या नहीं हुआ इसके बाद। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। और ये भी एक है कि जो विधायक जी उनका, वो अपने कुछ सहयोगी के साथ पहुंचे थे कि यहां पर खाद को लेकर बड़ी दिक्कत है और कलेक्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये भी एक बड़ा विडंबना का विषय है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री उनके हैं, सब कोई उनका है, और वो कलेक्टर पर दोषारोपण कर रहे हैं। शुरुआत राकेश अचल साहब से, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग का मामला है। राकेश जी, क्या कहिएगा इस पूरे दृश्य पर? आप बहुत सारी रिपोर्ट्स करते रहे रेत चोरी, खनन, और इस पे पहली टिप्पणी आपकी। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, ये मामला जो है उस पर मैं कुछ बात करूं उससे पहले मैं 2 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। एक पैरोडी है कि छोड़ो कल की बातें, आपने सुना होगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब मैंने उसको कर दिया है कि छोड़ो कल की बातें, करो बाल में कंघी, और नए दौर में लिखेंगे अब नई कथा लठ संगी। तो ये लठ संघियों की कहानी है। भिंड में जो हमारा सीमावर्ती जिला है मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, इटावा से लगता है बॉर्डर, आगरा से लगता है बॉर्डर। तो यहाँ रेत मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो रेत है। और ये रेत हर दल के नेता को पालता है, हर दल के विधायक को पालता है, छोटे भाइयों को पालता है। यहाँ पे खेती अगर आपने कभी देखी हो तो यहाँ गेहूं की लोग खेती नहीं करते, सरसों की खेती नहीं करते, अपने खेतों को किराए पे दे देते हैं रेत डंप करने के लिए। तो सिंध से रेत आती है, चंबल से रेत आती है, और ये जो सारी लड़ाई जो आज आप वीडियो देख रहे हैं वो इसी रेत की कारोबार का एक उदाहरण है। उसमें सब अपने हिस्से का जो गोश्त है वो ले लेना चाहते हैं।
कलेक्टर को भी पैसा चाहिए, एसपी को भी चाहिए, विधायक जी को भी चाहिए। खाद तो एक बहाना है। खाद का संकट चौतरफा है, ग्वालियर में भी है, भिंड में भी है, मुरैना में भी है। उसमें कलेक्टर कोई बहुत ज्यादा भूमिका अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो उसने एक डिमांड भेज दी और जितना माल आया उतना बिकवा देगा। लेकिन असली मसला है रेत के कारोबार पर रोक लगाने का, तो कोई रोक नहीं लगा रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री होते थे, उनके जमाने में भी ये समस्या थी। आज वो विपक्ष में हैं और कुछ भी नहीं है बेचारे, तब भी उनके सामने उनको जान के लाले पड़े हैं। यही रेत माफिया जो है उनके पीछे पड़ा है। आपने बात की तो भिंड से लगा हुआ मुरैना है। मुरैना में आज से 10 साल पहले एक आईपीएस नरेंद्र सिंह थे, उनको रेत माफिया नहीं है, पत्थर माफिया है मुरैना में। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के माफिया हैं। उनने कुचल के मार दिया था और उसके बाद से कम 1 दर्जन पुलिस वाले और वन विभाग के लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन चाहे हमारे शिवराज सिंह हो, चाहे बाबूलाल गौर रहे हो, चाहे आजकल डॉक्टर मोहन यादव हो, इनमें किसी में भी इतनी तथा नहीं है कि वो इस रेत के कारोबार को समाप्त करा ले। भिंड में और मुरैना 2 जिले जो हैं लगे हुए, धौलपुर से लगा हुआ जिला है मुरैना, इन दोनों में कम से कम सालाना जो एक हमने जब कहानी की और हम भी फंस गए, गोलियां चल रही थी, इन लोगों ने, रेत माफियाओं ने हम लोगों को घेर लिया था कवरेज के वक्त। तो वहां की जो विधायक, पूर्व विधायक हैं, हमारे मित्र हैं, नाम में उनका नहीं लूंगा क्योंकि वो भी रेत कारोबारी रहे हैं, वो कहते हैं कि समानांतर अर्थव्यवस्था में भिंड और मुरैना के लोग ही नहीं, राजस्थान में बगल में इन्हीं की बीजेपी की सरकार है, एक एक घाट से कम 5 अरब रुपए की रेत हर साल उठाई जाती है। 5 अरब, आप कल्पना कीजिए। नदियां बेचारी इतनी घायल हो गई हैं कि वो मर चुकी हैं, लेकिन रेत बरसात आती है तो कहीं से बेचारी लेके आती हैं और उस रेत पर इनका कब्जा होता है। तो कलेक्टर गाली खाता है, विधायक गाली देता है, पुलिस वाला हाथ जोड़ता है विधायक के कि भाई आप शांत रहो, क्योंकि सब तीनों का किरदार एक ही है कि रेत को चुराना है और सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती। इसीलिए आपने देखा कि करीबन 2.5 घंटे के इस प्रहसन में अभी तक कलेक्टर के ऊपर हाथ उठा रहा है विधायक ठूसा मारने के लिए, उसके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि कलेक्टर गेट, ये विधायक जी गेट को खुलवा करके कलेक्टर के अंदर तक घुस गए बंगले में, और वहां वीडियोग्राफी हो रही है, पुलिस खड़ी देख रही है। सबका इकबाल, आपने इकबाल सिंह बैस की बात की थी कि ये उनकी नाक के बाल रहे हैं शायद भिंड कलेक्टर। तो भिंड में तो जो भी होता है वो चूंकि कमाने आता है, किसी ना किसी पीएस का, किसी न किसी सीएस की नाक का बाल होता है। नया पुराना पिछड़ा जिला है तो यहाँ कानून और व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो आओ, कमाओ, खाओ और चले जाओ। आपने एक अभी बात की थी असित यादव की, आज से 30 साल पहले एक प्रभात कुमार यहाँ कलेक्टर होते थे, उन्होंने पत्रकारों की पिटाई की, 3 दिन भिंड बंद रहा, कर्फ्यू लगा, लेकिन हुआ तब भी कुछ नहीं हुआ था। अभी असित के साथ भी कुछ नहीं हुआ और आज श्रीवास्तव साहब के साथ जो हुआ है उसमें भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी के राज में राम राज आ गया। जिसके साथ राम है वो राज करेगा। यह कानून और व्यवस्था पुलिस के हाथ में नहीं है, प्रशासन के हाथ में नहीं है। तो आज के इस दृश्य को देख करके भी अगर मध्य प्रदेश की सरकार अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, अपने प्रशासन को संरक्षण नहीं देती, भले ही वो चोर हो, उसके खिलाफ भी चोरी के आरोप लगे, नारे वैसे ही लगे जैसे बिहार में लग रहे हैं, वोट चोर, गद्दी चोर, यहाँ कह रहे हैं रेत चोर, कुर्सी चोर। पर एक चीज ये है, चोर नीचे से ऊपर तक है और अब इस चोरी के कारोबार को रोकना मेरे ख्याल से किसी के भी बस की बात नहीं है। चाहे डॉक्टर मोहन यादव आ जाए, चाहे आगे कैलाश विजयवर्गीय आ जाए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाए, कोई नहीं रोक सकता। ये काबू से बाहर का काम हो गया है। और अगर आपको जंगल राज कहीं देखना है तो बिहार जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चंबल में आ जाइए, भिंड में आ जाइए, मुरैना में आ जाइए, दतिया में आ जाइए, सब जगह देखेगा। अभी एक टीआई ने इस्तीफा दे दिया, आपको पता है, भिंड मुरैना में पुलिस से आपस, यही झगड़ा लेन देन का झगड़ा है। तो मुझे ये लगता है इन घटनाओं को देख करके कि माननीय मुख्यमंत्री का, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का, पूरे सिस्टम पर कहीं कोई पकड़ नहीं है। सब अपनी अपनी लाठी भांज रहे हैं और जिसकी लाठी है उसकी रेत है, उसकी भैंस है। जी मैं राकेश सर से पूछना चाहूंगा, राकेश सर वो जो टैरिफ का ट्रम्प का टैरिफ वार वो हो गया, लागू है, हो गया है और निकल रहा है कि अभी जो हम हैं कि हम तो जिनपिंग से हाथ मिलाएंगे, हम रूस से ही तेल खरीदेंगे, वहां वो ट्रिगर दबा रहे हैं। ये जो चीजें, ये और किस और
हम ये जो अराजकता है, चाहे वो हमारी चुनाव की जो स्वतंत्रता निष्पक्षता लगभग खत्म है, सुप्रीम कोर्ट का जो आना चाहिए उसकी तरफ से, उस पे हम केवल आशान्वित हैं, निकल नहीं पा रहा है, अब तक उम्मीद लगी हुई है। ऐसे में ये और हमें कहां ले जाने वाला है? एक टिप्पणी आप। संजीव जी, देखिए आज गणेश चतुर्थी है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मित्र हमारे देश के प्रधानमंत्री को गणेश चतुर्थी का उपहार ये भेजा है। 25% टैरिफ और 25% जुर्माना, 50%। और पहले ही झटके में 10,000 से ज्यादा मजदूर कपड़ा उद्योग के बेघर हो गए। माल बना पड़ा है, खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम, कोरिया और मलेशिया, इन छोटे छोटे देशों में बनने वाला कपड़ा उद्योग जो है, कपड़ा है, वो हमारे कपड़े से ज्यादा महंगा पड़ने वाला अमेरिका को। तो अमेरिका के जितने ऑर्डर थे वो कैंसिल हो गए। गुजरात जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां पर ये अपने हीरे जवाहरात का काम होता है, छिलाई का, नपाई का, घिसाई का, वो काम टोटल ठप हो गया है। वहां एक जमाने में हीरा कारोबारी अपने कर्मचारियों को दिवाली के बोनस पर मारुति कारें या और घर, 2 BHK वाले घर गिफ्ट में दिया करते थे। इस बार वहां पे नोटिस दिए गए हैं कि आप अपने घर जाओ, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि कारोबारी नहीं है, कोई खरीदारी नहीं है। तो हमारी सरकार, मैं मोदी जी का नाम लेते समय मुझे तकलीफ होती है, हमारी सरकार को चिंता है ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है, हमारा निर्यात कहाँ जा रहा है, हमारा आयात का क्या स्थिति है, हमारे बाजार की क्या स्थिति है, हमारे भारतीयों की जेब की क्या स्थिति है। आज स्वदेशी की चादर ओढ़ के आप शत्रुमुर्ख बनना चाहते हैं, अमेरिका के टैरिफ बार से बचने की कोशिश करना चाहते हैं, जबकि आपको मालूम है कि अगर ये टैरिफ बार, आज तो 27 तारीख है, जो 3-4 चीजें छूट गई हैं जिसको अभी ट्रंप साहब ने छुआ नहीं है, फार्मा है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर इस पर भी ये लग गया तो जो भारत का कुल निर्यात है वो 70% तो अकेला अमेरिका खा जाएगा। 48 अरब डॉलर का आपका नुकसान सीधे सीधे इसी वित्तीय वर्ष में हो जाएगा, मार्च आने से पहले। तो इस देश की तो आपने कमर तोड़ दी, इधर चोरी करके, वोट चोरी करके आपने वोटरों का अधिकार छीन लिया, इधर आपने ट्रंप से बात ही नहीं की। आपको एक लंबा मौका मिला था कि आप संवाद करते, संवाद से रास्ता निकलता। दुनिया के बहुत से देशों ने, पूरे यूरोप के देशों ने अमेरिका से बात की, उस दादागिरी के खिलाफ की और एक रास्ता निकाला। लेकिन यहाँ तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो उनको और महिमा मंडित किया जा रहा है कि देखो भाई, हमारे प्रधानमंत्री ने 4 बार ट्रंप का फोन आया, बात ही नहीं की। हमारा प्रधानमंत्री बहुत बड़ा है, लेकिन आप देश की अस्मिता को, देश के बाजार को, देश के अंतर संबंधों को दांव पर लगा करके कहाँ देश को ले जा रहे हैं, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल हो गया है। और मुझे लगता है कि ये दिन जैसे जैसे और बढ़ेंगे अदावत के, अभी तो घर में अदावत होती थी, अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अदावत इतनी गहरी हो गई है कि हमारा उत्पादन तो छोड़ दीजिए, हम आत्मनिर्भरता के नाम पे किस दिशा में धकेले जा रहे हैं, इसका हमें खुद पता नहीं है। हमारी वित्त मंत्री क्या कह रही है, उसको आपने अगर सुना हो तो हंसी आ जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि अब आज से, गणेश चतुर्थी से, हिंदुस्तान के लोगों की काली दिवाली शुरू हो गई, और इस काली दिवाली के लिए कोई जिम्मेदार है तो हमारी सरकार जिम्मेदार। राइट सर, राइट सर।